Audio Jungle. स्टूडेंट्स, 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम 8th चैप्टर ले रहे हैं, पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस जो चैप्टर है वो आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 70 पर दिया हुआ है। आप टेक्स्ट बुक सामने रखें तो आपको कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ में आएंगे। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, स्टूडेंट्स शॉर्टली आपको पता होना चाहिए। पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक मतलब होता है इकोनॉमी, मतलब कंट्री। तो जो कंट्री है वो फाइनेंस मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो जो कंट्री है वो अपना इनकम और एक्सपेंडिचर किस तरह से मेंटेन करती है, जो कंट्री है वो कहां से इनकम बनाती है और कैसे कैसे चीजों पर खर्च करती है, इस चीज को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो कंट्री अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट तैयार करती है उसे हम बजट कहते हैं। दैट मीन्स इस चैप्टर में हम टोटली बजट के बारे में पढ़ने वाले हैं। बजट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू अरेंज द फंड एंड ऑन विच टॉपिक्स यू आर गोइंग टू स्पेंड। करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं बजट का जो हेड होता है जिसके अंडर में डिसीजंस लिए जाते हैं, बजट कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जिस तरह से देश जो मेन चला रहा है उसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, उसी तरह से बजट जो बनाता है, जिसके अंडर में बनता है, जो हेड होता है, उसे हम कंट्री का क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फिनांस मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं करंटली हमारे देश का फिनांस मिनिस्टर कौन है? करंटली हमारे देश के फिनांस मिनिस्टर, पहचानते हैं आप इनको? निर्मला सीतारमन। एट प्रेजेंट हमारे देश की फिनांस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन। ये सिंस 31 मई 2019, 31 मई 2019 से इंडिया की प्राइम मिनिस्टर हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए आज तक हमारे देश में 2 ही फीमेल फिनांस मिनिस्टर हुए हैं, ये सेकंड नंबर पर हैं। तो फर्स्ट नंबर पर कौन रहा होगा? फर्स्ट नंबर पर थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी was our first female finance minister, and on second stage the female finance minister is निर्मला सीतारमन। ओके, तो ये आपको एक्स्ट्रा जानकारी दिया मैंने स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए, हमारे फिनांस मिनिस्टर किस तरह से बजट बनाते हैं और हमारे कंट्री के लिए पब्लिक फाइनेंस का क्या मीनिंग है, क्या डिफिनेशन है, वो हम स्टेप वाइज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, 8th चैप्टर वी हैव पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। मतलब कंट्री अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को किस तरह से मेंटेन करती है, क्या स्टेप्स होते हैं, बजट कैसे बनता है, क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो मींस वो टॉपिक जो पूरे कंट्री को कवर करते हैं, जो पूरे कंट्री के बारे में टॉपिक्स डिसीजन करते हैं, स्टेप्स लेते हैं, उन्हें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत
ये टॉपिक आता है पब्लिक फिनांस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक फिनांस। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन आप वन वन वर्ड अब आप कॉलेज में हो, मीन्स आप अब देश के नागरिक हो, जिम्मेदार नागरिक हो, आपको बजट के बारे में पूरी जानकारी पता होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे बजट के बारे में तो आप इतने एबल होने चाहिए कि समझा सकें कि ये क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, किस तरह से कार्य करता है। तो आपके पेरेंट हो या आपके रिलेटिव्स हो, अगर कुछ पूछें बजट के बारे में या पब्लिक फाइनेंस के बारे में, तो आप अब चाइल्डहुड से नागरिक लेवल पर आ गए हैं। आपको पता होना ही चाहिए और आप में एबिलिटी होना चाहिए कि आप उन्हें समझा सकें, सेटिस्फाई कर सकें। सो लेट्स अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस इज वन ऑफ द ओल्ड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट, जो पब्लिक फाइनेंस है, पब्लिक फाइनेंस जो है एक ब्रांच है, मतलब पब्लिक फाइनेंस एक टॉपिक है। किसके अंतर्गत? ये टॉपिक जो है ब्रांच है किसके अंतर्गत? इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। तो इकोनॉमिक्स में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। वैसे ही इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच पब्लिक फाइनेंस भी है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा गया है पब्लिक फाइनेंस is one of the old branches of economics which highlights the role and functions of the government in an economy। यहां पर स्टूडेंट्स, जब भी इकोनॉमी कहा जाएगा दैट मीन्स कंट्री। जब भी आपको इकोनॉमी कहा जाएगा दैट मीन्स कंट्री। तो किसी भी देश में जो इकोनॉमिक्स होता है उसका एक ब्रांच पब्लिक फाइनेंस होता है, क्योंकि हर देश को अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर को मेंटेन करना होता है। तो एक ब्रांच इकोनॉमिक्स में ओपन किया जाता है जिसे हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं, और वो सिर्फ कंट्री के इनकम एंड एक्सपेंडिचर टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करता है, डिसीजंस लेता है। ओके, आगे बढ़ें। गवर्नमेंट इज अ फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब आप जानते हैं ऑफिशियल, मतलब दिखावा करते हुए, उसमें दिखना चाहिए। जैसे आप ऑफिस में जा रहे हैं तो टाई आपके पास होना चाहिए, सूट बूट होना चाहिए, तो ये फॉर्मल होता है। और इनफॉर्मल मतलब क्या? आप जैसे घर पर रहते हैं, कैसी भी ड्रेसिंग कर ले चलता है। तो गवर्नमेंट भी क्या है? फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूट है। तो गवर्नमेंट जो आपके सामने है इस टाइम, जो गवर्नमेंट है या कभी भी जो गवर्नमेंट होता है, वो फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूट है, क्रिएटेड बाय पीपल। तो इन्हें कौन गवर्नमेंट बनाता है? पीपल। जब हम वोटिंग करते हैं, किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, तो वो गवर्नमेंट बनता है। तो गवर्नमेंट कौन होता है? फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूट क्रिएटेड बाय द पीपल इन स्पेसिफिक रीजन। स्पेसिफिक रीजन मतलब जो वोटिंग है वो नेशनल लेवल पर भी हो सकता है, स्टेट लेवल पर भी हो सकता है। तो किसी भी जगह पर जब पीपल वोट करते हैं तो गवर्नमेंट डिसीजन होता है कि गवर्नमेंट कौन बनेगा। करेक्ट। इसके आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट जो आपने डिसाइड कर लिया वो वेरियस फंक्शंस को अंजाम देते हैं, कई काम करते हैं। तो गवर्नमेंट कौन कौन से काम करते हैं? पब्लिक ने जो वोट देकर सरकार बनाई है, उस सरकार की कौन कौन सी जवाबदारी है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सटर्नल अटैक्स। बाहर के देश अगर हमारे देश पर अटैक करें तो ये सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उससे हमें सेव करे। डिफेंस वार के जरिए हमारी सुरक्षा करें, हम फिर से गुलाम न हो जाए, ये सरकार की जवाबदारी है। तो स्टूडेंट, जैसे आप जानते हो इस टाइम चाइना और पाकिस्तान हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जो हमारे इस टाइम मेन दुश्मन हैं। उनके वार से हमें सुरक्षित रखने का जवाबदारी जो है वो गवर्नमेंट का है।
नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब आपके यहाँ चोरी हो रही है, लूट मार हो रही है, तो उससे भी आपको जो है सरकार बचाएगा, ये उसकी जवाबदारी है। तो स्टूडेंट सरकार ने काफी अरेंजमेंट करके रखा हुआ है, जैसे पुलिस हो गया, फायर ब्रिगेड वाले हो गए, आर्मी हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये आपके प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट आपकी जो लाइफ है उसे सेव करने की इनकी जवाबदारी होती है। नेक्स्ट आप जानते हैं स्टूडेंट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में कोई बेरोजगार न रह जाए, कोई अशिक्षित न रह जाए, इसलिए बेरोजगारी को हटाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज प्लान सरकार बनाती है। जैसे आप जानते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट चला हमारे देश में, वो किस लिए कि हमारा देश भी क्या है, एम्प्लॉयमेंट बढ़े हमारे देश में भी चीजों का निर्माण हो, इसलिए मेक इन इंडिया को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद में मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, सब बेफिक्र और चैन से रह सकें, कोई किसी पर दबाव न बना सके, इसलिए लॉ और ऑर्डर को भी मेंटेन करने का काम जो है वो गवर्नमेंट का है। देन एजुकेशन, शिक्षा जो है सबका हक है। जो गरीब हैं, पेमेंट नहीं कर सकते हैं, पैसे नहीं दे सकते, उन्हें भी एजुकेशन मिलना चाहिए। उसका भी ख्याल, उसका भी अरेंजमेंट कौन करता है, गवर्नमेंट। तो जैसे सरकारी स्कूल चलाकर लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का भी कार्य गवर्नमेंट का है। देन हेल्थ, आप जानते हैं सरकारी अस्पताल जो बहुत ही अत्यावश्यक चीजें हैं वो सरकार सेवाएं क्या है पब्लिक को देती है। तो इस तरह से आपने देखा स्टूडेंट्स, जो पब्लिक ने गवर्नमेंट को इलेक्ट किया, वोटिंग करके इलेक्ट किया, इलेक्शन में जिताया, वो सरकार जब सामने आती है सत्ता में तो उसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं आपने देख लिया। एक्सटर्नल अटैक से बचाना, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, लोगों के माल धन दौलत संपत्ति की रक्षा करना, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को दूर करना, लोगों को जॉब्स दिलाने की कोशिश करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, शिक्षा एजुकेशन एंड हेल्थ, शिक्षा और स्वास्थ्य बनाकर रखना देश का, ये सब किसकी जवाबदारी होती है, गवर्नमेंट की जवाबदारी होती है। तो स्टूडेंट्स जब सरकार इतने सारे काम करता है और इतने एक्सपेंसिव काम करता है तो सरकार को पैसे की तो जरूरत पड़ेगी। ये सारे काम को अंजाम देने के लिए सरकार को पैसे की जरूरत पड़ेगी। तब यहां से शुरू होता है आपका पब्लिक फाइनेंसिंग स्टेप्स। तो जब इतने सारे काम करना है तो पैसे कहां से आएंगे, सोर्स ऑफ फंड क्या होगा और किस तरह से इन्हें इन जमा किए हुए पैसे को खर्च किया जाएगा, टॉपिक्स क्या होंगे, किसे प्रायोरिटी दिया जाएगा, ये सब डिसीजन पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत किया जाता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया के अंतर्गत जो भी कार्य गवर्नमेंट कर रही है, वॉट एवर फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट इज देयर, वी कैन क्लासिफाइड इन टू टॉपिक्स। दो हेड के अंतर्गत हम गवर्नमेंट के कार्य को डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कुछ चीजें ऐसी करती है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है देश के लिए, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट सिर्फ मदद के रूप में जनता के लिए करती है, कोई जरूरी नहीं है। तो इन्होंने दो अलग अलग नाम दिए हैं। पहला नाम जो है वो ऑब्लिगेटरी फंक्शन। ऑब्लिगेटरी फंक्शन मतलब बहुत ही अत्यावश्यक, जरूरी, ठीक है, जो अनिवार्य है, वो करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, वो है। तो स्टूडेंट्स ऐसे कौन से कार्य हैं जो गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा, वो जरूरी है, वो पब्लिक खुद से नहीं कर सकती, वो गवर्नमेंट की जवाबदारी होगी, वो काम देखते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं ऑब्लिगेटरी फंक्शन, जो अनिवार्य है, अत्यावश्यक है, बहुत ही जरूरी है। वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स, बाहरी हमलों से हमारी सुरक्षा करना। बाहरी हमले, अब आप जान रहे हैं न्यूज में आ रहा है प्रतिदिन कि चाइना अलग अलग तरीकों से हमला करने की तैयारी कर रहा है। तो न्यूज में ही आप ये भी सुन रहे हैं कि मोदी सरकार ने भी क्या है, बंगाल की घाटी, बे ऑफ द बंगाल में
सैनिकों का प्रैक्टिस शुरू कर दिया है, डेली मिशन का टेस्ट चालू है, करेक्ट। तो ये एक्सटर्नल अटैक से हमें बचाना और तैयारी करने का काम किसका है? सरकार का है, गवर्नमेंट का है। नेक्स्ट ऑब्लिगेटरी फंक्शन, जो नेक्स्ट अनिवार्य जरूरी हमारा फंक्शन है, वो है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर। अब स्टूडेंट्स, कहीं भी चोरी हो रही है, कहीं भी लूट मार हो रहा है, तो पब्लिक खुद से नहीं बच सकती। उसके लिए क्या है? सरकार को ही अरेंजमेंट करने होंगे। तो सरकार क्या करती है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए पुलिस और आर्मी हमेशा तैयार रखती है। कहीं भी कोई दुर्घटना हो गई या लूट मार हो गई, तो पुलिस और आर्मी मिलकर पब्लिक को क्या है? तुरंत राहत वाले कार्य, रेस्क्यू वाले कार्य करेंगे। ठीक है। तो आपने देखा ऑब्लिगेटरी फंक्शन, जो अत्यावश्यक, जो जरूरी, जो अनिवार्य कार्य हैं, उसे हम ऑब्लिगेटरी फंक्शन कहते हैं। उसके अंतर्गत दो आते हैं, एक्सटर्नल अटैक, एक्सटर्नल अटैक और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शनल फंक्शन। तो नाम जैसा है वैसा ही मीनिंग है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं मैथ और एसपी। अब वो आपकी मर्जी है, आप मैथ्स लें या ना लें। तो ऐसे ही ऑप्शनल फंक्शन में गवर्नमेंट की मर्जी होती है, वो फैसिलिटी दे या न दे। ठीक है। तो ये ऑप्शनल फंक्शंस जो हैं, वो हम पढ़कर देखते हैं कि ऑप्शनल फंक्शंस कौन से हैं। तो ऑप्शनल फंक्शन के अंतर्गत एजुकेशन। एजुकेशन स्टूडेंट, सरकारी स्कूल चलता है। अभी आप जान रहे हैं कि सरकारी अस्पताल भी चलता है, लेकिन कोरोना की वजह से सारे सरकारी अस्पताल कोरोना सेंटर बन गए। नॉर्मल पेशेंट्स को वहां पर आने के लिए मनाही हो गई। तो जब चाहे, जब मतलब जब पॉसिबल है, तब नॉर्मल पेशेंट्स को सेवा दे सकती है सरकार। और जब नॉर्मल पेशेंट्स को, नॉर्मल पब्लिक को सेवा नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट, तो उस सर्विस को ना बोल सकती है। तो कोरोना के टाइम कोरोना पेशेंट्स को इंपॉर्टेंस दिया गया और नॉर्मल पेशेंट्स को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, सरकार के ऊपर है, वो चाहे तो ये सेवा दे, चाहे तो न दे, चाहे तो कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर दे। ठीक है। तो प्रोविजन फॉर एजुकेशन, एजुकेशन मतलब सरकारी स्कूल की जो सेवा है, वो सरकार अपने हिसाब से कम ज्यादा करते रहती है। अपने हिसाब से क्या है? स्कूल में पढ़ने वालों को ड्रेस देना, साइकिल देना, लैपटॉप देना, खाना पीना देना, ये सब गवर्नमेंट अपनी मर्जी से डिसाइड करके ये सेवाएं पब्लिक को प्रदान करती है। तो ये ऑप्शनल फंक्शन के अंतर्गत आता है। हेल्थ, हेल्थ आप जानते हैं स्टूडेंट, सरकारी अस्पताल जो बताया मैंने आपको, उसकी सेवा जो है गवर्नमेंट कभी भी उसकी सेवा बढ़ा सकती है, कभी भी सेवा कम कर सकती है, कभी भी ऑल्टर कर सकती है, क्योंकि ये ऑप्शनल फंक्शन है, ये नेसेसरी वाला फंक्शन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आप जानते हैं पेंशन एंड अदर वेलफेयर मेजर्स। तो पेंशन मतलब रिटायर होने के बाद में जो सरकारी सर्वेंट हैं, उनको पेंशन मिलता है। तो पेंशन जो है ऑप्शनल है, ऑप्शनल फंक्शंस के अंतर्गत आता है। ग्रांट्स होते हैं, जो एडेड स्कूलों को गवर्नमेंट क्या है, कुछ पैसे ग्रांट के रूप में देता है, जिससे सरकारी टीचर्स को पेमेंट मिलती है। सब्सिडीज आप राशन की दुकान पर देख सकते हैं, इस टाइम राइस और व्हीट बिल्कुल फ्री पब्लिक को मिल रहा है, उसे सब्सिडीज कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, जो लोग बेरोजगार हैं उनको पैसे मिलते हैं। जैसे कोरोना में कई लोग बेरोजगार हो गए, तो सबको क्या है, उनके अकाउंट में मोदी सरकार ने कुछ पैसे ट्रांसफर किए, जो मजदूर हैं उनको ट्रांसफर किए। तो ये ऑप्शनल फंक्शन में आता है। गवर्नमेंट कभी भी डिसाइड करके देना चालू कर सकती है, कभी भी उसका अमाउंट कम कर सकती है, कभी भी बंद कर सकती है। तो ये ऑप्शनल फंक्शन के अंतर्गत आता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये देखना है कि हमने दो चीज पढ़ा यहां पर। पहला पढ़ा हमने ऑब्लिगेटरी फंक्शंस। तो ऑब्लिगेटरी फंक्शंस मतलब बताइए कौन से कार्य मैंने कहा अनिवार्य, जरूरी, अत्यावश्यक कार्य। जो जरूरी हैं, अनिवार्य हैं, अत्यावश्यक कार्य हैं, एक्सटर्नल अटैक एंड लॉ एंड ऑर्डर।
प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स एंड मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, ये ऑब्लिगेटरी फंक्शन है, मतलब अनिवार्य, बहुत ही जरूरी कार्य है। ऑप्शनल में आपने देख लिया, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, पेंशन, ग्रांट, सब्सिडीज, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ये सब ऑप्शनल फंक्शन है, मतलब ऐच्छिक है। ऐच्छिक मतलब होता है स्टूडेंट इच्छा पर आधारित, इच्छा पर आधारित। सरकार की अगर इच्छा होगी तो देगा, नहीं इच्छा होगी तो वो बंद भी कर सकता है। तो ये क्या है, ऑप्शनल फंक्शन के अंतर्गत आता है। तो ये स्टूडेंट्स आपकी जो है देश के कार्यों को समझने की उम्र हो गई है। आप अब देश के यंग नागरिक बन चुके हैं, आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के बाद आप याद रखना, ऑब्लिगेटरी फंक्शन जरूरी कार्य में है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, और बाकी ऑप्शनल में आते हैं आपके गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। फंक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद, क्लासिफाई करने के बाद, नेक्स्ट हम देखेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ पब्लिक फंक्शंस। तो जो पब्लिक फाइनेंस है उसका मीनिंग एंड नेचर क्या है, तो यहां पर मैं पढ़ रहा हूं, टू परफॉर्म द अबव मेंशन्ड फंक्शंस, जो ऊपर आपने देखा ऑब्लिगेटरी फंक्शंस एंड ऑप्शनल फंक्शंस, उन्हें परफॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए, एडवोकेटली एंड इफिशिएंटली, मतलब पर्याप्त और योग्य। पर्याप्त मतलब आपको पैसे की जरूरत है, पैसा भी कितना होना चाहिए, एडवोकेट मतलब एकदम पर्याप्त, कम नहीं पड़ना चाहिए। अभी अनाज देना है, अटैक फ्रॉम एक्सटर्नल डिफेंस वॉर से हमें क्या है, बचाना है, तो उसके लिए कम पैसे रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो एडवोकेट मतलब क्या, पर्याप्त पैसे होने चाहिए। इफिशिएंटली मतलब योग्यता के साथ। तो यहां पर हम देखते हैं कि एडवोकेट एंड इफिशिएंटली मतलब पर्याप्त, परफेक्ट हमारे पास रिसोर्स फंड होने चाहिए, मतलब जो फंड है वो कम नहीं पड़ना चाहिए। एनी गवर्नमेंट नीड फंड्स, कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी देश की जो गवर्नमेंट है उसे पैसे की जरूरत है। विच कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, अब ये पैसे प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरीकों से प्राप्त करती है, जैसे टैक्स लगाती है, टैक्स पब्लिक पर चार्ज करके गवर्नमेंट पैसे प्राप्त करती है, या फिर बाहरी कंट्रीज से लोन लेती है, या फिर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक्स्ट्रा नोट्स प्रिंट करने के लिए कहती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट कई सोर्स लगाकर पैसे प्राप्त करने की कोशिश करती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, पब्लिक एंड फाइनेंस। तो आप जैसे देख रहे हैं कि पब्लिक फाइनेंस चैप्टर चालू है, तो उसके अंदर दो शब्द है, पहला है पब्लिक और दूसरा है फाइनेंस। तो पब्लिक मीन्स व्हाट बेटा, पब्लिक मीन्स क्या, पब्लिक मीन्स व्हाट, इंडिविजुअल्स, मीन्स क्या, जनता। जिस जगह पर भी जो लोग रह रहे हैं उस जगह के लिए वो क्या है, पब्लिक है। तो क्या लिखा हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में वर्डिंग, पब्लिक इज अ कलेक्टिव, मतलब ग्रुप, कलेक्शन। पब्लिक इज कलेक्टिव फॉर द इंडिविजुअल्स लिविंग विद इन अ एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी। तो एक प्रशासन के सीमा के अंतर्गत, प्रशासन की सीमा मतलब क्या, जैसे महाराष्ट्र वाले लोग हैं तो महाराष्ट्र की सीमा के अंतर्गत रहते हैं, तो उन पर महाराष्ट्र का शासन क्या है, लागू होगा। जो महाराष्ट्र का गवर्नमेंट कहेगा वही करना होगा। आंध्र प्रदेश के हैं तो आंध्र प्रदेश का रूल रेगुलेशन चलेगा, मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश का उनके ऊपर रूल रेगुलेशन चलेगा। तो क्या लिखा गया, पब्लिक इज कलेक्टिवली, पब्लिक इज कलेक्टिव फॉर द इंडिविजुअल्स लिविंग विद इन एन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो पब्लिक है, मान लीजिए महाराष्ट्र की जो पब्लिक है, विद इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी, मतलब ये लोग कहाँ रहते हैं स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र की महाराष्ट्रियन पब्लिक है वो महाराष्ट्र में रह रही है, तो उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी क्या होगा, महाराष्ट्र होगा। तो पब्लिक यहां पर होगा कि महाराष्ट्र के अंदर रहने वाले जो महाराष्ट्रियन हैं वो महाराष्ट्र की क्या है, पब्लिक है। करेक्ट। इसके बाद स्टूडेंट्स,
इन इकोनॉमिक्स इट इज यूज टू सिग्निफाई द गवर्नमेंट, और पब्लिक ही जिसे वोट देकर सिलेक्ट कर लेती है वो गवर्नमेंट बन जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में इट इज मतलब पब्लिक, इट इज मतलब पब्लिक, पब्लिक इज यूज्ड टू सिग्निफाई द गवर्नमेंट। तो पब्लिक वर्ड यूज किया जाता है गवर्नमेंट को दर्शाने के लिए। तो पब्लिक जिसे भी वोट देकर सिलेक्ट कर लेगी वो क्या बन जाएगा, गवर्नमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर पब्लिक को, पब्लिक शब्द को यूज किया जाता है गवर्नमेंट शब्द के लिए। तो कभी भी आपको इकोनॉमिक्स में अगर पब्लिक कहा गया मतलब क्या कहा जा रहा है, गवर्नमेंट। ठीक है। पब्लिक स्कूल मतलब क्या, गवर्नमेंट स्कूल। पब्लिक अस्पताल मतलब क्या, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ठीक है। तो पब्लिक वर्ड एग्जैक्टली इक्वल माना जाएगा गवर्नमेंट के इन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में, विच रिप्रेजेंट द पब्लिक। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि पब्लिक फाइनेंस में दो वर्ड हैं, पब्लिक और फाइनेंस, जिसमें पब्लिक का मतलब वो है जनता जो एक राज्य की सीमा के अंतर्गत रहती है, और पब्लिक ही शब्द यूज किया जाएगा गवर्नमेंट के लिए। तो पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मीन्स पब्लिक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, फाइनेंस। तो स्टूडेंट फाइनेंस मतलब क्या होता है, तो फाइनेंस सभी जानते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, फाइनेंस मीन्स सिंपली मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, फाइनेंस मीन्स इनकम, मतलब आप कहां से कमा रहे हैं, कहां से आपके पास पैसे आ रहे हैं, एंड एक्सपेंडिचर मतलब कहां आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, कहां आपके पैसे जा रहे हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, फाइनेंस कहलाता है। तो इस तरह से आप समझ गए कि पब्लिक मतलब जनता, गवर्नमेंट, और फाइनेंस मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो स्टूडेंट्स दोनों शब्दों को ज्वाइंट कर दीजिए। तो पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस मतलब क्या हुआ, पब्लिक फाइनेंस मीन्स नथिंग but a study of principles of income and expenditure of the government। तो गवर्नमेंट के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाएगा, पब्लिक फाइनेंस। बताइए स्टूडेंट, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट और फाइनेंस मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स टोटली पब्लिक फाइनेंस मतलब होगा कि गवर्नमेंट के इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अध्ययन। तो यहां पर लिख दिया गया है, दस पब्लिक फाइनेंस इज नथिंग, पब्लिक फाइनेंस कुछ भी नहीं है, बट अ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के सिद्धांतों को गवर्नमेंट के लिए पढ़ना, गवर्नमेंट के हिसाब से स्टेप्स लेना, ये क्या है, पब्लिक फाइनेंस है। पब्लिक फाइनेंस जो लेवल है वो 3 लेवल पर हो सकता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं, बजट, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये क्या है, हमारे पब्लिक फाइनेंस के एलिमेंट्स हैं। और जो पब्लिक फाइनेंसिंग डिसीजंस है, लेवल्स हैं, वो आपके 3 लेवल पर हो सकते हैं। लेवल देखा जाए स्टूडेंट, कौन कौन से लेवल हो सकते हैं। पहला इन लोगों ने लिखा है सेंट्रल लेवल। सेंट्रल मतलब जो पूरे इंडिया को कवर करेगा वो डिसीजन। तो जो पूरे इंडिया को कवर करेगा उसे कहते हैं सेंट्रल लेवल। दूसरा स्टूडेंट स्टेट लेवल। स्टेट लेवल मतलब किसी एक स्टेट को जो कवर करेगा उसे कहते हैं स्टेट लेवल। ठीक है। तो महाराष्ट्र को कवर कर रहे हैं, महाराष्ट्र के लिए हम इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में सोच रहे हैं, तो वो स्टेट लेवल पर आप बजटिंग कर रहे हो, पब्लिक फाइनेंसिंग कर रहे हो, ऐसा कहा जाएगा। एंड थर्ड है लोकल लेवल। लोकल लेवल मीन्स सिर्फ आप मुंबई के बारे में सोच रहे हो, मुंबई के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में सोच रहे हो, तो उसे हम कहेंगे लोकल लेवल। करेक्ट स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने देख लिया, जो पब्लिक फाइनेंस मतलब पब्लिक के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में सोचे उसे हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। पब्लिक फाइनेंस टॉपिक सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल पर हो सकता है। करेक्ट। लास्ट लाइन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, दिस स्टडी इज डन अंडर द पब्लिक फाइनेंस ब्रांच इन इकोनॉमिक्स। दिस स्टडी इज डन अंडर द पब्लिक फाइनेंस ब्रांच इन इकोनॉमिक्स। तो ये जो इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक है ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं,
और इकोनॉमिक्स के भी अंदर कौन से ब्रांच के अंतर्गत? पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत। ठीक है, तो आप समझ गए स्टूडेंट्स कि सबसे बड़ा मुद्दा है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के अंदर एक ब्रांच है पब्लिक फाइनेंस, और उस ब्रांच के अंदर हम पढ़ते हैं पब्लिक के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में। करेक्ट है, पब्लिक के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने मीनिंग एंड नेचर समझ लिया पब्लिक फाइनेंस का। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, सभी कार्यों को, गवर्नमेंट के सभी फंक्शंस को अंजाम देने के लिए हमें फंड्स की जरूरत पड़ती है, और फंड्स हमारे पास पर्याप्त होना चाहिए। ये फंड कहां से मिलेगा, किसके लिए मिलेगा? मतलब पब्लिक के लिए चाहिए, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के तौर पर ही आएगा जाएगा। तो पब्लिक के लिए जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहां से होगी, उस मुद्दे पर सोचने के लिए कि पब्लिक फाइनेंस ब्रांच बनाया गया है। तो पब्लिक फाइनेंस ब्रांच सोचती है कि जनता के लिए, गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर कितना हो और कहां से उसकी व्यवस्था की जाए। और ये सोचने का लेवल जो है वो सेंट्रल लेवल हो सकता है, स्टेट लेवल हो सकता है, लोकल लेवल हो सकता है। करेक्ट स्टूडेंट्स, तो ये सारे विचार करने के लिए इकोनॉमिक्स के अंदर एक ब्रांच बनाया गया है जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। हमारे टेक्स्ट बुक में दो डेफिनेशन दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, आपको जो इजी लगे, जो छोटा लगे, वो आप याद कर सकते हैं। डेफिनेशन किसी का भी हो, आपको लंबे समय तक याद रहे, वही डेफिनेशन आपको याद करना है। दो डेफिनेशन है, तीन डेफिनेशन है, तो दोनों तीनों डेफिनेशन कभी याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट दो डेफिनेशन है, पहला थोड़ा बड़ा है, दूसरा डेफिनेशन छोटा है। तो आप दूसरा डेफिनेशन याद कर सकते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे यहाँ पर दोनों। तो चलिए देखते हैं definitions of public finance. Different economists have defined public finance in their own ways. तो इकोनॉमी क्या होता है, एग्जैक्ट साइंस नहीं होता है। अलग अलग इकोनॉमिस्ट का विचार अलग अलग होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन भी अलग अलग देते हैं। स्टूडेंट, मैथ्स को एग्जैक्ट साइंस कहा जाता है, क्योंकि मैथ्स में हर एक का विचार सेम रहेगा। जैसे मैथ्स में 2 and 3, तो 2 and 3 मेरे लिए 5 है, 2 and 3 आपके लिए 5 है, 2 and 3 पहले इकोनॉमिस्ट के लिए भी 5 होगा, 2 and 3 दूसरे इकोनॉमिस्ट के लिए भी 5 होगा। तो यहां पर कहा गया है कि यहां पर किसी का विचार नहीं चेंज होगा मैथ्स में। तो मैथ्स एग्जैक्ट साइंस है, लेकिन जो इकोनॉमिक्स है वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है। इसमें जितने इकोनॉमिस्ट रहेंगे उनका उतना विचार होगा। जैसे स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि वेजिटेरियन होना सही है कि नॉन वेजिटेरियन होना सही है, तो अब इसके ऊपर कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है। जिसका जैसा स्वाद होगा, जिसका जैसा धर्म होगा, जिसका जैसा कास्ट होगा, उसके हिसाब से वैसा उनका विचार होगा। करेक्ट, तो जैसे विचार चेंज होते रहते हैं लोगों के, उसे हम एग्जैक्ट साइंस नहीं कहते, और जहां पर लोगों के विचार चेंज ना हो उसे हम एग्जैक्ट साइंस कहते हैं। तो मैथ्स एग्जैक्ट साइंस है, लेकिन इकोनॉमिक्स एग्जैक्ट साइंस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कई इकोनॉमिस्ट कई डेफिनेशन देते हैं। तो पहले इकोनॉमिस्ट का हम डेफिनेशन देखते हैं। तो स्टूडेंट, जो पहला डेफिनेशन दिया है वो हमें हफ डाल्टन ने दिया है। हफ डाल्टन, हफ डाल्टन का आपके सामने इमेज दिखाया गया। हफ डाल्टन ने कहा है, पब्लिक फाइनेंस इज वन ऑफ दोज सब्जेक्ट्स विच आर ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। तो इन्होंने कहा पब्लिक फाइनेंस जो है दो लोगों के बीच में कार्य करता है। पब्लिक फाइनेंस दो लोगों के बीच में कार्य करता है, ये बॉर्डर लाइन है। तो किन दो लोगों के बीच में काम करता है, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स के बीच में कार्य करता है। कैसे स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्या करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में बात करता है। इकोनॉमिक्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में बात करता है। और पॉलिटिक्स मतलब क्या, पॉलिटिक्स मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटीज। गवर्नमेंट अथॉरिटीज मतलब गवर्नमेंट मतलब पब्लिक।
तो पब्लिक, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर और पॉलिटिक्स मतलब पब्लिक। तो पब्लिक के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में बात करने वाला जो है वो पब्लिक फाइनेंस ही है। तो इकोनॉमिक्स मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर और पॉलिटिक्स मतलब क्या, पब्लिक। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वही है पब्लिक फाइनेंस। तो यहाँ पर मैंने दिखाया स्टूडेंट्स, ये क्या है, बॉर्डर लाइन है बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। चलिए अब देखते हैं आगे क्या लिखा है इन लोगों ने। इट इज कंसर्न विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। तो ये जो पब्लिक फाइनेंस है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज के बारे में बात करता है। मतलब पब्लिक का कितना इनकम हुआ, पब्लिक का कितना एक्सपेंडिचर हुआ, एंड विद द एडजस्टमेंट्स ऑफ वन विथ द अदर, और एक दूसरे को कैसे रिलेट किया जाए। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर को पब्लिक अथॉरिटी डिसाइड करती है कि किस तरह से इनकम और एक्सपेंडिचर को बैलेंस किया जाए। करेक्ट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बैलेंस करने का काम पब्लिक अथॉरिटीज का है, और वो एक दूसरे पर आधारित होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, किसके मुद्दे से, पब्लिक अथॉरिटीज के बल पर, उनकी सोच पर। सिंस वी स्टडी द एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट्स इन पॉलिटिक्स, तो गवर्नमेंट की जो भी फंक्शंस हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं, वो हम पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं। इसलिए पब्लिक फाइनेंस एक पॉलिटिकल साइंस भी है। पब्लिक फाइनेंस एक पॉलिटिकल साइंस भी है। तो यहां पर लिखा गया आपको नीचे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, पब्लिक मतलब होता है पॉलिटिक्स, पब्लिक मतलब पॉलिटिक्स, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब इकोनॉमिक्स। करेक्ट है। तो जो पब्लिक के बारे में पढ़ा जाए उस सब्जेक्ट को हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो पब्लिक फाइनेंस जो है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आने वाली चीज है। तो लास्ट में यहां पर लिखा गया है, पब्लिक फाइनेंस ऑल्सो कंस्टिट्यूट्स अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो आप ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, पब्लिक फाइनेंस जो है वो, पब्लिक फाइनेंस जो है वो स्टडी है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है ऑफ पॉलिटिकल साइंस। करेक्ट। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर काफी हिस्से हैं, जिसके अंदर पॉलिटिकल साइंस में पब्लिक फाइनेंसिंग भी आता है। करेक्ट। तो यहां पर आपको बॉक्स करके दिखाया गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब आप इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब इकोनॉमिक्स। एंड फिर से बॉक्स में आपको करके दिखा रहा हूं, पब्लिक अथॉरिटीज के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पब्लिक के बारे में कुछ भी पढ़ेंगे मतलब क्या है, पॉलिटिक्स है। करेक्ट। तो आप यहां से समझ रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, और पब्लिक अथॉरिटी मतलब पॉलिटिकल साइंस। तो एक तरह से फाइनली हमें यह समझ में आता है कि पॉलिटिक्स साइंस का एक हिस्सा इकोनॉमिक्स है, और इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा पब्लिक फाइनेंस है। तो इस तरह से फाइनली आपको समझ में आता है कि पब्लिक फाइनेंस क्या है, पॉलिटिकल साइंस का ही एक पार्ट है। वापस से बताइए स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत क्या आता है, इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्या आता है, पब्लिक फाइनेंस। तो इस तरह से फाइनली पॉलिटिकल साइंस का ही एक हिस्सा माना जाएगा पब्लिक फाइनेंस। तो इस तरह से स्टूडेंट हफ डाल्टन के हिसाब से पब्लिक फाइनेंस बॉर्डर लाइन है बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स दोनों है इसके अंतर्गत, इसलिए हम कहेंगे कि पब्लिक फाइनेंस इज अ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। करेक्ट। तो ये था अकॉर्डिंग टू हफ डाल्टन। दूसरे इकोनॉमिस्ट के हिसाब से हम देखते हैं डेफिनेशंस क्या है स्टूडेंट्स। तो दूसरे इकोनॉमिस्ट के हिसाब से देखने से पहले, एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट मतलब पब्लिक फाइनेंस को हम पॉलिटिकल साइंस में लेते हैं। सेकंड हमारे पास इकोनॉमिस्ट हैं, उनका डेफिनेशन देखा जाए पब्लिक फाइनेंस पर। सेकंड जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनका नाम है फाइनले शिरस। फाइनले शिरस का इमेज आपको दिखाया गया बगल में। स्टूडेंट्स, फाइनले शिरस जो हैं उनका डेफिनेशन कहता है, पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स underlying the spending
एंड रेजिंग ऑफ फंड्स बाय पब्लिक अथॉरिटीज। तो यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से स्टूडेंट्स, उसे अंडरलाइन किया जाए। स्पेंडिंग्स एंड रेजिंग ऑफ फंड्स। तो स्पेंडिंग्स एंड रेजिंग ऑफ फंड किसके द्वारा स्टूडेंट्स, बाय पब्लिक अथॉरिटीज। तो पब्लिक अथॉरिटी द्वारा स्पेंडिंग्स मतलब पब्लिक अथॉरिटी ने कहां कहां पर खर्चे किया है या कहां कहां करना चाहते हैं, कहां कहां खर्च करने का डिसीजन किया है उन्होंने, और उसके लिए किस तरह से फंड रेजिंग मतलब होता है उपलब्ध करना, बंदोबस्त करना। तो जो जो पब्लिक अथॉरिटी ने खर्चे सोचे हैं उसके लिए फंड का कहां से बंदोबस्त कर रही हैं, इसी चीज को क्या कहा जाएगा, पब्लिक फाइनेंस कहा जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक बार वापस से हम फाइनली सीरियस क्या डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स underlying the spendings and raising of fund by public authorities। इसका मतलब हुआ कि पब्लिक फाइनेंस क्या है, स्टडी है, अध्ययन है, ऑफ द प्रिंसिपल सिद्धांतों का, अंडरलाइंग जो जिसके नीचे आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज। तो पब्लिक अथॉरिटीज ने जो है खर्चों के लिए पैसे का बंदोबस्त कहां से किया है, इस चीज को अध्ययन करने के टॉपिक को ही हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। करेक्ट स्टूडेंट्स। तो ये डेफिनेशन आपका इजी है, छोटा है, शॉर्ट है और सिंपल लैंग्वेज में है, तो ये आप आसानी से याद कर सकेंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था। चलिए सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये भी एक हिसाब से इनकम एक्सपेंडिचर हो गया ना। हाँ, पब्लिक फाइनेंसिंग मतलब यही होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बोलते एक ही चीज है ये लोग, लेकिन वर्ड्स थोड़ा इनका अलग रहता है, मीनिंग वही रहेगा। स्पेंडिंग मतलब एक्सपेंडिचर और फंड उपलब्ध करना मतलब इनकम। तो वही शब्द है, सिर्फ शब्द बदलकर इन्होंने अपना डेफिनेशन बना लिया है। ठीक है। ओके सर, तो ओके सर। जो मेन मीनिंग है, जो मेन टॉपिक है, वो दोनों का सेम रहेगा, सिर्फ उस टॉपिक को बोलने के लिए ये लोग वर्ड डिफरेंट यूज करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स थोड़े से डिस्टिंग्विश डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। तो पब्लिक भी फाइनेंसिंग करती है और इंडिविजुअल आपके घर में भी लोग फाइनेंसिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स पब्लिक जो पूरा देश है वो सोचता है कि कहां से पैसे बंदोबस्त किया जाए और कैसे खर्च किया जाए, और आपके घर में आपके पप्पा भी सोचते हैं कि कहां से पैसे का बंदोबस्त किया जाए और कैसे खर्चों को संभाला जाए। तो पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस, तो हमारे पास जो फाइनेंसिंग है वो दो टाइप की होती है, पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस। हम इस चैप्टर में पब्लिक फाइनेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जो इसका आधार है, जो हमें पता होना चाहिए ताकि हमारे माइंड में बात क्लियर रहे, इसलिए डिस्टिंग्विश यहाँ पर दिया गया है। तो ये डिस्टिंग्विश सिर्फ ये दिखाई देगा कि किस तरह से लोग माइक्रो लेवल पर सोचते हैं और किस तरह से मैक्रो लेवल पर। तो बड़ा वाला जो मैक्रो है उसे पब्लिक फाइनेंस कहेंगे, और छोटा वाला जो माइक्रो है उसे प्राइवेट फाइनेंस कहेंगे। तो मैंने आपको बता दिया, पूरे देश के बारे में सोचना मतलब पब्लिक फाइनेंस, और सिर्फ आपके घर के बारे में सोचना मतलब प्राइवेट फाइनेंस। तो इसमें जो डिस्टिंग्विश है स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छे अच्छे इजी लैंग्वेज में लिखा है। आप लोग लकी हैं कि पहले कई ऑथर के बुक आते थे, कई ऑथर के बुक आते थे, तो हमें इस ऑथर का भी पढ़ना पड़ता था, उस ऑथर का भी पढ़ना पड़ता था, नोट्स का भी पढ़ना पड़ता था, कॉलेज में अलग होता था, क्लासेस में अलग होता था। तो पूरा पढ़कर हमें एग्जामिनर को खुश करने के लिए सब में से अच्छा अच्छा वर्ड ढूंढकर निकालना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब आप लकी हो कि आपके पास सिर्फ एक ही टेक्स्ट बुक है, मींस गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। और गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक क्या है, जो वर्ड बता रहा है सिर्फ वही वर्ड आपको पढ़ना है, वही वर्ड आपको एग्जाम में लिखना है। आपको दो तीन बुक रिफर नहीं करना है, नोट्स कॉलेज के क्लासेस के नोट्स अलग से कुछ नहीं देखने हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। और मैंने टेक्स्ट बुक में देखा है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में जो बातें हैं बहुत ही इजी सब्जेक्ट, इजी वर्ड्स में समझाई गई हैं।
जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी बातें हैं, बहुत ही इजी वर्ड्स में, अभी आप पढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा ये तो बहुत ही इजी लैंग्वेज है। ओके, तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में जो पहला डिफरेंस है, इन लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य क्या होता है उसके आधार पे बताया। तो चेक करते हैं स्टूडेंट्स, जो पहला डिफरेंस है पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। पब्लिक फाइनेंस जो करते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर होता है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पब्लिक फाइनेंसिंग करती है, और जो प्राइवेट फाइनेंस है वो इंडिविजुअल करते हैं, जो पब्लिक के लिए नहीं, अपने ग्रुप अपने लिए सोचते हैं। तो पब्लिक फाइनेंस के अंदर इंपॉर्टेंट बात को आप अंडरलाइन कीजिए। पब्लिक फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव जो होता है टू ऑफर मैक्सिमम सोशल एडवांटेज टू द सोसाइटी। यहां पर सोसाइटी मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? सोसाइटी मतलब यहां पर देश, कंट्री। तो पूरे देश को क्या है, मैक्सिमम एडवांटेज हो, देश को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, वो पब्लिक फाइनेंस का उद्देश्य होता है। तो ये किसी एक इंसान, किसी एक नगर, किसी एक राज्य के बारे में नहीं सोचता है, पूरे देश के बारे में सोचता है। सोशल, ठीक है, तो सोशल मतलब पूरे कंट्री को कवर करेगा, उसे हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। ठीक है, अदर साइड देखिए स्टूडेंट्स, प्राइवेट इंटरेस्ट। प्राइवेट फाइनेंस का एक ही उद्देश्य रहता है कि मैं पैसे कमाऊं और खर्च करूं कि मुझे ज्यादा फायदा हो, मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो इसमें प्राइवेट, इंडिविजुअल, निजी उद्देश्य होता है। तो अगर आपके सामने ये जो इंडिविजुअल इंसान दिख रहा है, ये अगर कमा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो ये सिर्फ अपने घर का देखेंगे, अपने घर का बेनिफिट देखेंगे, दूसरे के घर से इनको मतलब नहीं है, पूरे देश से इनको मतलब नहीं है। तो आपने देख लिया स्टूडेंट, पब्लिक फाइनेंसिंग जो होता है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज देता है सोसाइटी को, और प्राइवेट फाइनेंस जो है वो सिर्फ प्राइवेट इंटरेस्ट को फुलफिल करता है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था, जो बहुत ही इजी, बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से डिस्टिंग्विश था। सेकेंड देखते हैं स्टूडेंट्स, सेकेंड जो डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर आप कब सोचते हैं, खर्चा करने के लिए आप कब सोचते हैं? तो बहुत ही इजी और आसान लैंग्वेज में इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है स्टूडेंट, सुनेंगे। तो पब्लिक फाइनेंस कब सोचता है एक्सपेंडिचर के लिए, और प्राइवेट फाइनेंस कब सोचता है एक्सपेंडिचर के लिए, वो देखा जाए। तो स्टूडेंट लिखा है आपको वर्डिंग में, गवर्नमेंट फर्स्ट डिटरमाइंस द वॉल्यूम एंड डिफरेंट वेज ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर। तो जो गवर्नमेंट है वो पहले खर्चों के बारे में सोचती है कि खर्चा कहां करना है, खर्चा कहां करना जरूरी है। मतलब गवर्नमेंट पहले खर्चे को इंपॉर्टेंस देती है, एक्सपेंडिचर पहले सोचती है, इनकम बाद में देखेंगे कहां से उपलब्ध करना है, कहां से सोर्स मिलेगा इनकम का, वो बाद में, पहले एक्सपेंडिचर सोचती है। तो गवर्नमेंट को प्रोग्रेस करना है, डेवलपमेंट करना है, तो गवर्नमेंट जो है, पब्लिक फाइनेंस जो है, वो पहले एक्सपेंडिचर के बारे में सोचती है। ठीक है, दूसरे साइड आते हैं स्टूडेंट, प्राइवेट फाइनेंस। जो इंडिविजुअल्स हैं, जो आपका घर है, आपका घर क्या है, पहले इनकम बढ़ाने की सोचता है, यहां जॉब लग जाए, ये बड़ी नौकरी है मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए ताकि इनकम आए। जब इनकम आ जाते हैं पॉकेट में, तब उसके बाद आप सोचते हो कि कहां पर खर्चा किया जाए, घर ले लिया जाए, या 4 व्हीलर ले लिया जाए, या शादी पर खर्च किया जाए। इस तरह से आप अलग अलग खर्चे फिर प्लान करते हो। तो इंडिविजुअल फाइनेंसिंग जो है वो पहले इंपॉर्टेंस किसको देता है, इनकम को। तो यहां पर आपको दिखाया गया अंडरलाइन करके, प्राइवेट फाइनेंस इनकम को पहले इंपॉर्टेंस देता है। तो आप क्लियर कट फोटोज एंड एग्जांपल्स के आधार पर आसानी से समझ पा रहे हैं कि पब्लिक फाइनेंस पहले एक्सपेंडिचर सोचता है, बाद में इनकम की सोर्स लगाता है, और प्राइवेट फाइनेंस जो है पहले इनकम होने के बाद अलग अलग जगहों पर एक्सपेंडिचर करने की ठानता है। करेक्ट है? तो इस तरह से आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। करेक्ट?
चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट है हमारे सामने, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट स्टेटस। क्रेडिट स्टेटस मतलब उधारी लेने की क्षमता। उधारी लेने की क्षमता। आप स्टूडेंट अपने दोस्त से उधारी अगर लेते हो, मांगते हो, तो देगा कि नहीं देगा? अगर देगा भी तो कितना दे सकता है, कितना आप पर विश्वास करता है, उसे हम कहेंगे क्रेडिट स्टेटस। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है उसका क्रेडिट स्टेटस कितना है और जो इंडिविजुअल है उसका क्रेडिट स्टेटस कितना है। करेक्ट। तो देखा जाए स्टूडेंट, क्रेडिट स्टेटस फॉर गवर्नमेंट, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, हाई डिग्री ऑफ क्रेडिट। गवर्नमेंट का जो है क्रेडिट का जो लिमिट है, स्टेटस है, वो बहुत ही ज्यादा है। कैसे बहुत ज्यादा है? गवर्नमेंट पब्लिक से भी ले सकती है उधारी, आरबीआई से भी ले सकती है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब पूरे विश्व से भी ले सकती है। तो जो हमारे पास पूरा विश्व है, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, जिससे भी अगर हमारे अच्छे रिलेशनशिप है, उससे गवर्नमेंट क्या है, उधारी ले सकती है। और आप तो जानते ही हैं स्टूडेंट्स, कोरोना काल में आपने सुन लिया कि गवर्नमेंट का जो इनकम एक्सपेंडिचर होता है वो लाख करोड़ों में होता है। मतलब मोदी सरकार ने कितने रुपए बांटने का ऐलान किया था? 20 लाख करोड़। तो इनका जो करोड़ होता है वो 1 2 3 4 5 20 25 करोड़ नहीं होता है, डायरेक्टली 20 लाख करोड़। ठीक है, तो इनका जो क्रेडिट स्टेटस होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। पब्लिक फाइनेंस जो है अपने देश से तो कर्जे ले ही सकती है, बाहर देश से कर्जे ले सकती है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी कर्जे ले सकती है। तो इनका क्रेडिट स्टेटस जो है बहुत ही हाई है। दूसरे तरफ देखते हैं स्टूडेंट्स, दूसरी तरफ जो है इंडिविजुअल का जो क्रेडिट स्टेटस है वो बहुत ही लिमिटेड है। अब इस इंडिविजुअल को अगर लेना है क्रेडिट, तो ये अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स से ही ले सकता है। ठीक है, और इनके रिलेटिव्स या जो इनके फ्रेंड्स हैं वो इन्हें कितना क्रेडिट देंगे? ठीक है, 2 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे। करेक्ट। तो इनका जो लिमिट है वो करोड़ में ही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का जो है वो अरबों खरबों में आका जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्रेडिट स्टेटस के हिसाब से डिफरेंस देखा कि गवर्नमेंट का हाई डिग्री ऑफ क्रेडिट स्टेटस है और प्राइवेट फाइनेंस का लिमिटेड क्रेडिट स्टेटस है। ओके, फोर्थ देखते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ हमारे पास डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू प्रिंट करेंसी है। राइट टू प्रिंट करेंसी, इतना इजी पॉइंट। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, सिर्फ गवर्नमेंट को ही अधिकार है कि वो करेंसी प्रिंट कर सकती है, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल करेंसी प्रिंट नहीं कर सकता। तो जैसे मान लीजिए इंडियन करेंसीज जो भी हैं, इंडियन करेंसीज जो भी हैं वो सरकार प्रिंट कर सकती है विथ हेल्प ऑफ विच इंस्टीट्यूट? विथ हेल्प ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के मदद से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मदद से जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक फाइनेंसिंग के लिए नोट प्रिंट कर सकती है। लेकिन प्राइवेट फाइनेंसिंग के अंतर्गत कोई भी इंडिविजुअल इंसान नोट प्रिंट नहीं कर सकता। अगर नोट उसने प्रिंट किया तो उसे डेफिनेटली क्या होगा? सजा होगा, उसके ऊपर केस हो जाएगा। करेक्ट। तो इस तरह से आपने देखा राइट टू प्रिंट के हिसाब से जो डिफरेंस है, पब्लिक फाइनेंस प्रिंट कर सकती है करेंसी आरबीआई के मदद से, लेकिन प्राइवेट फाइनेंसिंग के लिए नोट करेंसी प्रिंट नहीं किया जा सकता। फिफ्थ है स्टूडेंट्स, फिफ्थ ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ फाइनेंस। इलास्टिसिटी ऑफ फाइनेंस मतलब जब चाहे तब ज्यादा पैसा मिल जाए, जब चाहे तब कम बंदोबस्त करना रहे। तो अगर आप इमीडिएटली अपने फाइनेंस को कम ज्यादा कर सकते हो तो उसे इलास्टिक कहते हैं, और अगर इमीडिएटली आपके पास पैसे का बंदोबस्त नहीं हो पाएगा,
आप स्लो ही अपने फाइनेंस को कम ज्यादा कर पाओगे तो उसे इन इलास्टिक कहा जाएगा। ठीक है, तो चेक कीजिए स्टूडेंट्स, पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में कौन इलास्टिक है कौन इन इलास्टिक है। तो आपको पहले से ही पता है कि पब्लिक फाइनेंस जो है मोर इलास्टिक होता है, कभी भी ज्यादा पैसे का बंदोबस्त कर सकता है सरकार गवर्नमेंट, लेकिन प्राइवेट के अंदर ये नहीं है। अब आप यहां देख सकते हैं गवर्नमेंट जो है इंडिया से तो पैसे लेता ही है, इंडिया से टैक्स के रूप में, उधार के रूप में गवर्नमेंट इंडिया से तो पैसे लेगा इंडिया के पब्लिक से, उसके अलावा जो दूसरे कंट्रीज हैं उनसे भी कर्जे ले सकता है। कोई आपातकालीन स्थिति है तो करोड़ों खरबों रुपए क्या है बाहर के देश से या आईएमएफ से उधारी मिल सकता है। तो यहां पर पब्लिक फाइनेंसिंग जो होगी इलास्टिक होगी। और अदर साइड में आप देख रहे हैं नॉट मच स्कोप, तो देयर इज नॉट मच स्कोप फॉर चेंज इन प्राइवेट फाइनेंस। प्राइवेट फाइनेंस वालों को अचानक अगर पैसे की जरूरत पड़ गई तो वो ज्यादा पैसे की बंदोबस्त नहीं कर पाएंगे। अभी कोई गरीब इंडिविजुअल है, उसके घर में कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई कोरोना ग्रस्त हो गया, तो फिर उससे जूझने के लिए उसके पास अचानक पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाएगा। करेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसकी जो लिमिट है इंडिविजुअल की लिमिट सिर्फ अपने घर तक ही रहेगी, अपने एरिया तक ही रहेगी, अपने दोस्त मित्रों तक ही रहेगी। तो सिर्फ अपने एरिया, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्त संबंधियों से ही पैसे ले सकता है, इसलिए उसका जो फाइनेंसिंग होगा वो इन इलास्टिक होगा, मतलब नॉट मच स्कोप। इसके बाद स्टूडेंट्स सेकेंड लास्ट हमारे पास डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑन इकोनॉमी। इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, तो किसका कितना असर होता है इकोनॉमी पर, मतलब देश पर। देश पर किसके फाइनेंसिंग का ज्यादा असर होता है किसका कम। तो ये तो आपको बिल्कुल पता है स्टूडेंट्स, पब्लिक फाइनेंसिंग का जो है ट्रमेंडस इंपैक्ट, मतलब बहुत ज्यादा असर होगा इकोनॉमी पर, मतलब देश पर पब्लिक फाइनेंसिंग का बहुत ही ज्यादा असर होता है। जैसे कि मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट निकाला, अपने ही देश में सामान बनाया जाए। और क्या कॉन्सेप्ट निकाला उन्होंने कि बाइकॉट मेड इन चाइना, चाइना में बने हुए चीजों का बाइकॉट करो, बहिष्कार करो, मत इंपोर्ट करो, मत यूज करो। तो इनका पूरे देश पर असर पड़ता है। ठीक है, कितने सारे एप्लीकेशंस बंद करवा दिए गए, तो ये पूरा देश प्रभावित होता है मोदी मतलब पब्लिक फाइनेंसिंग के डिसीजन से, तो इसका असर पूरे देश पर होता है। अदर साइड में देखते हैं स्टूडेंट्स प्राइवेट फाइनेंसिंग। प्राइवेट फाइनेंसिंग का जो देश पर असर है वो मार्जिनल है, मतलब बहुत थोड़ा असर होता है। अभी जो इंडिविजुअल है किसी अपने दोस्त से फाइट कर रहा है, कभी कभी उससे दोस्ती कर रहा है, तो ये उसके घर का मामला होगा, उसके खर्चे और इनकम सिर्फ उसके घर तक सीमित होंगे, उसके रिलेशंस तक सीमित होंगे, देश पर ज्यादा असर उसका नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, वो उनका निजी मामला है, वो उनका इशू है, वो उनके घर की समस्या है, दूसरे के घरों पर उसका असर नहीं पड़ेगा, देश पर उसका असर नहीं पड़ेगा, तो उसे कहेंगे हम मार्जिनल इफेक्ट। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, पब्लिक फाइनेंस का पूरे देश पर असर होता है और प्राइवेट फाइनेंस का बहुत ही थोड़ा सा असर होता है देश पर, उसका कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। लास्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, जो 6 डिस्टिंग्विश थे पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस वो हमने कवर किया। आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से कोऑपरेट किया और ध्यान दिया, कुछ लोगों ने अपना डाउट भी पूछा। आप लोगों को लेक्चर अटेंड करने के लिए मेरी तरफ से थैंक्स।